एक तो आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने क्या कहा है, उसका कुछ डिटेल तो है नहीं, किसने कहा, कब कहा, कहाँ इन लोगों की मुलाकात हो गई, किसने प्रस्ताव दिया, कौन लोग मिलने से मिलने के लिए आए थे, इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो इसलिए उस बात पर मैंने विश्वास करना मेरे लिए कठिन है। इसके अलावा मैं आम आदमी पार्टी को विपक्ष, जो इसको विपक्ष कहते हैं आप सही मायनों में, वो विपक्ष में मानता ही नहीं। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसे विपक्ष के रूप में खड़ा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस उद्देश्य से करने की कोशिश कर रही है कि जिन राज्यों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला है, वहां एंटी इनकम्बेंसी वोटों में बंटवारा हो सके, कांग्रेस और उस पार्टी के बीच में जिस नई पार्टी को भारतीय जनता पार्टी खड़ा करने की कोशिश कर रही है। और मुख्य तौर से गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी वही सब कुछ कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व द्वारा आम आदमी पार्टी के लोगों का उत्पीड़न, कथित उत्पीड़न इसलिए कोशिश की जा रही है कि वह अपने आप को अपना विक्टिम कार्ड प्ले कर सके अन्य विपक्षी दलों की तुलना में। अगर आपको कोई कार्रवाई, मुझे नहीं समझ में आती बात कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आपको कोई कार्रवाई करनी है तो कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उन दलों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है जो प्रमुख विपक्ष रूप में विभिन्न राज्यों में सक्रिय है? आम आदमी पार्टी को तो जानबूझ 144 करोड़ रुपए का घोटाला, क्या इतना बड़ा घोटाला जो लाखों करोड़ों के घोटाले से बड़ा हो गया है ये? और अभी इसमें संदेह है कोई राज्य कौन सी नीति बनाएगा, कौन सी नीति नहीं बनाएगा, इसमें सीबीआई जांच कैसे हो सकती है? खैर, जो भी है कीजिए आप। भ्रष्टाचार को किसी भी तरह से प्राथमिकता समर्थन नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार की जांच के बारे में कोई नकारात्मक टिप्पणी भी नहीं की जा सकती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से आम आदमी पार्टी को विपक्ष के रूप में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, और ये कोशिश केवल इसलिए है कि एंटी इनकम्बेंसी वोटों का बंटवारा उन राज्यों में किया जा सके जिन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। दूसरी बात, जो आपने बात कांग्रेस के जो दो बड़े नेता पार्टी छोड़ गए हैं, देखिए मुझे नहीं पता कि दोनों नेताओं के पास वोट लाने की क्षमता कितनी है, इनके पास मास सपोर्ट कितना है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। ये कितने लोगों को इस पार्टी के साथ जोड़ सकते हैं, चुनाव के दौरान कितने लोग कितना वोट ला सकते हैं, कि किस तरीके से राजनीतिक माहौल बना है, मुझे संदेह है। आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद का पिछले कई वर्षों से अगर आप भूमिका देखें तो इन लोगों की भूमिका कांग्रेस के पक्ष में कम दिखाई पड़ती है। ये कहीं सक्रिय नहीं है। विपक्ष की भूमिका तो कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। तो ये पार्टी में रहें या न रहें, चुनाव के मौके पर अगर आप इस तरह का आपका आचरण होता है, यह दबाव की पार्टी नहीं है राजीव जी, ये तो पहले से तैयार बैठे हैं। आप बताइए, जब ये चुनाव को लेकर के राज्यों में कोई दबाव की स्थिति नहीं थी, तब भी इन दोनों नेताओं का क्या आपने विपक्ष के रूप में कोई भूमिका देखी है? कहीं अपने अपने राज्यों में कहीं कोई संघर्ष करते हुए लोगों इनको देखा आपने कि यह विपक्ष को आवाज दे सके, और उन लोगों की आवाज बन सके जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से, नीतियों से, कार्य योजनाओं से संतुष्ट हैं, कार्यक्रमों से संतुष्ट हैं, उन मतदाताओं की आवाज बन सके जो भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट नहीं है, वर्तमान हुकूमत से उनकी नाराजगी है। तो मैं इन दोनों नेताओं को कोई मास लीडर नहीं मानता, और यह नहीं मानता कि ये आगामी होने वाले चुनाव में किस तरह से किसी पार्टी के सेट हो सकते हैं। दबाव की बात मत कीजिए आप। दबाव शब्द तो बड़ा पॉजिटिव शब्द है ना, डराने और धमकाने की राजनीति है ये। जो आप सोचिए ना कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी जैसी एक बड़ी पार्टी निष्क्रिय हो गई, कहीं नहीं दिखाई पड़ती, कोई राजनीतिक कार्यक्रम उसका दिखाई नहीं पड़ता। आज भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई एकदम, बिहार की घटना के बाद जो नीतीश कुमार ने किया, उसके बाद थोड़ी सी विपक्ष में एक जान आई है, अन्यथा कांग्रेस के अलावा कौन दिखाई पड़ रहा था। इसलिए ये राजनीति चलेगी, और अभी मुझे नहीं लगता कि इनके दबाव में, इनके डराने धमकाने से कोई विपक्ष फंसेगा। जो बीजेपी का वास्तविक विपक्ष है वह आपको हर विभिन्न राज्यों में जूझता हुआ दिखाई पड़ेगा, और लड़ेगा वो, और एक विकल्प के रूप में अपने को खड़ा करने की कोशिश करेगा। जी राजीव जी। विपक्ष की बात